अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे राम भक्तों के लिए जीआरपी पुलिस और सीआरपीएफ राम भक्तों को सुरक्षा दे रही है। राम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलाई गई आस्था ट्रेन में पुलिस ने 6 टीमें में बनाई है, जिसमें एक टीम में 10 पुलिसकर्मी रहते हैं। थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि जो भी राम भक्त दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, उनके लिए भोपाल से विशेष टीम जीआरपी की भेजी जाती है, ताकि उनको रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई भी परेशानी होती है तो सभी भक्तों को टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होते ही यूपी पुलिस को भोपाल जीआरपी पुलिस राम भक्तों को उनकी सुरक्षा में देती है और दर्शन करने के बाद वापस एमपी पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर भोपाल स्टेशन तक छोड़ती है। सर, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और गार्ड उनके लिए बनाए गए हैं। कितनी टीमें हैं और उन टीमों में कितने लोग हैं और क्या व्यवस्था रहती है सर? क्या पूरा इंतजाम रहता है उनके लिए? जैसा कि सभी को पता है, अयोध्या मंदिर जो बना है उसके लिए शासन की ओर से स्पेशल आस्था ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पिछले जनवरी से शुरू हो गई और अभी मार्च तक चलेंगी ये ट्रेनें। तो भोपाल चूँकि एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर ढेरों जो ट्रेनें जहाँ भी गुजरती हैं, ये जो इसी ट्रैक से होकर जाती हैं, इटारसी ट्रैक से होकर भोपाल बीना होते हुए झांसी और वहाँ से फिर अयोध्या निकल जाती हैं। तो करीब रोज़ 6 से 8 ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेनें वो भोपाल स्टेशन से आती हैं और यहाँ से जाती हैं। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि जब आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ आने वाली होती हैं तो उसका एक प्रायर प्रोग्राम हमको मिल जाता है कि कितनी ट्रेनें एक दिन में आनी है। जैसे आज जो है 5 ट्रेनें आनी हैं, कल 6 आई थी, 8 ट्रेनें आई थी। इस तरह से हमें पहले से पता होता है कि कौन सी ट्रेनें कब आनी है। उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म की व्यवस्था लगाई जाती है, क्योंकि यात्रियों को असुविधा ना हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो और ट्रेन में भी वो सुरक्षित रहें, रास्ते में भी घटना हो, इसके लिए स्पेशल गार्ड्स चलाई जा रही हैं। तो हर ट्रेन के साथ जीआरबी से भी एक स्पेशल गार्ड चलती है, आरपीएफ से भी स्पेशल गार्ड चलती है और ये स्पेशल गार्ड्स आने वाले हर अगले स्टेशन पर तक चलती है। जैसे अभी एमपी की गार्ड है जो पूरी हम जीआरपी भोपाल से चला रहे हैं, वो झांसी बॉर्डर तक चलती है। झांसी से फिर हम हैंड ओवर करते हैं, वहाँ से दूसरी गार्ड लगती है। तो जाते वक्त भी और आते वक्त भी ये स्पेशल गार्ड्स लगातार आस्था ट्रेन में चलाई जा रही है। कितने स्पेशल गार्ड हैं? एक 4 का फोर्स रहता है जनरली, तो स्पेशल गार्ड चलता है 5 लोगों का। राजधानी भोपाल में फरवरी महीने में 9 साल बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। आंधी बारिश ओले से फसलें तबाह हो गई है। मंगलवार शाम को बेमौसम बारिश हुई, कहीं कहीं आंधी तूफान दिखाई दिया तो कहीं बारिश के साथ ओले भी दिखाई दिए, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बेमौसम बारिश से गेहूं, धना, सरसों की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भोपाल के बैरसिया इलाके में रहने वाले किसान बृजमोहन प्रजापति की बेमौसम बरसात से 10 एकड़ में फसल खराब हुई। आंधी बारिश से गेहूं की उनकी पूरी फसल आड़ी हो गई है। दुखी किसान बृजमोहन प्रजापति कहते हैं, कितना नुकसान हुआ है इसका पूरा अंदाज फसल काटने के बाद दिखाई देगा। साल भर की मेहनत पानी में मिल गई है। हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती जेल बंदी मंगलवार शाम हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। उसे 16 फरवरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह रायसेन का रहने वाला है। कोहेफिजा थाना पुलिस के मुताबिक हार्निया की तकलीफ होने के कारण रायसेन की जेल से अजय गौर नाम के बंदी को उपचार के लिए सेंट्रल जेल भोपाल स्थानांतरित किया गया था। वह हत्या के प्रयास का विचाराधीन बंदी है। सेंट्रल जेल से 16 फरवरी को अजय को हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती करा दिया गया था। उसका हार्निया का ऑपरेशन भी 22 फरवरी हो चुका था। मंगलवार शाम 4 बजे हथकड़ी खोलकर अजय वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के अजय के खिलाफ हिरासत से भागने का केस दर्ज कर लिया है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कल केंद्रीय जेल भोपाल से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक जो सैनिक था उसके द्वारा एक आरोपी जो विचाराधीन था अजय गौर, जिसको भर्ती कराया गया था उपचार के लिए, जिसके 22 तारीख को उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। कल 27 की शाम को वो हथकड़ी तोड़ के वहाँ से भाग गया। सूचना पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 224 के अंतर्गत और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाई गई है, जिससे आरोपी की पताराशी। खबर पिछोर से है, जहां पिछोर रेस्ट हाउस में बने शासकीय आवास में रह रहे पीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी याकूब खान, जो कि लगभग 6 माह पहले रिटायर्ड हो चुके थे। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शासकीय आवास में रह रहा था। आज उक्त आवास को खाली करने के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी याकूब खान द्वारा शासकीय आवास में तोड़फोड़ कर दी, जिससे और कोई निवास न कर सके। साथ ही जमीन पर लगे पत्थरों को भी उखाड़ कर इधर उधर कर दिया और आवास में लगे हुए हरे भरे पेड़ पौधों को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया, जिससे आवास में काफी नुकसान पहुंचाया गया है।
इस पूरे घटनाक्रम को पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने मौके पर पहुंचकर संज्ञान लेते हुए पिछोर तहसीलदार एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया है और कहा कि जल्द से जल्द उक्त कर्मचारी की पेंशन रोककर आवास में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मानसिकता गलत सोच और गलत मानसिकता का नतीजा है ये। जिस घर में हम 20 साल रहे हों, सरकारी कमरा हो, सरकारी बंगला हो और जिसके हमारे बाल बच्चे पले हो और छत हमको मिली हो सर ढाकने के लिए, वहाँ से जब रिटायरमेंट हुए वहाँ से हटे तो उस छत को मिटाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है ये और कितनी छोटी मानसिकता है। तो वो मानसिकता मुझे देखने को मिली है। आज मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, इस पर कार्रवाई हो। पेड़ भी लगे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दिए। मध्य प्रदेश के दतिया में मेडिकल कॉलेज दतिया डीन डॉ दिनेश उदानिया द्वारा पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जोर शोर से घोषित किए गए 300 बेड के मेडिकल छात्रों के हॉस्टल और 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण घोषणा के 6 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका है। इस बारे में दतिया मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर दिनेश उदेनिया का कहना उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में हॉस्टल का निर्माण शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि अब छात्र छात्राओं के लिए 300 बेड की जगह 400 बेड के हॉस्टल की स्वीकृति मिल चुकी है। डॉ उदेनिया ने कहा है कि पिछले महीने सीपीडब्ल्यूडी की टीम मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करके जा चुकी है। कॉलेज प्रबंधन ने डीपीआर भी बनाकर सीपीडब्ल्यूडी को दे दी है। नए वित्त वर्ष में बजट का प्रावधान होते ही यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पास यहाँ 2 टावर बनाए जाएंगे। एक मेडिकल छात्रों के लिए होगा जबकि दूसरा छात्राओं के लिए होगा। इंस्पेक्शन लिख करके गई है और डीपीआर भी हमारे यहाँ से भेज दी गई है। ये जो हमारा पुराना फैकल्टी वाला जो ई ब्लॉक है और नीचे कॉलेज के बीच की जो जगह है, तो जो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के बीच की जो जगह है वहाँ पे बनाएंगे। उसमें 2 टावर बना के, एक तरफ गर्ल्स का एक तरफ बॉयज़ का बना के रखे हैं। 300 नहीं बल्कि 400 का कर दिया है उसकी व्यवस्था। और उसका बजट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है उसकी तरफ से 60% और 40% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि वित्तीय आपका जो नया मध्य प्रदेश के दतिया में मेडिकल कॉलेज के पास बने छात्रों के आवासीय परिसर पूरी तरह से असुरक्षित है। यहाँ चारों तरफ से आम लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिसके कारण दूर दराज इलाकों से दतिया मेडिकल की पढ़ाई करने आए छात्रों को हमेशा बाहरी असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता है। आवासीय परिसर को बाउंड्री बाल से कवर करने की कवायद लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन कहीं बजट तो कहीं अन्य कारण से यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जबकि हर साल मेडिकल कॉलेज के नाम पर दतिया को मिली एक बड़ी उपलब्धि का प्रचार जोर जोर से किया जाता है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल भगवान भरोसे है। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ दिनेश उदानिया का कहना है कि कमिश्नर और कलेक्टर के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। जल्द ही बजट का प्रावधान होते ही कॉलेज परिसर के खुले हिस्से को बाउंड्री वालों से कवर किया जाएगा। ये बार हमारी जो ईसी की बैठक हुई थी, इसमें कमिश्नर साहब ने कलेक्टर साहब को बोला था मेरे को साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो वो जो वैसे बजट अभी मैंने कहा ना, बजट का थोड़ा सा अभी आने वाला है। जैसे बजट आएगा तो हम उसको पूरा बाउंड्री वाल से कवर करने का प्लान है और स्ट्रीट लाइट लगाने का अलग से प्रावधान है। दोनों चीज़ें कलेक्टर साहब को निर्देशित कमिश्नर साहब ने बोला है। तो मुझे लगता है कि वो भी मार्च के बाद होगा। विदिशा जिले के गंजबासौदा शहर में पानी की सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन फूटने से मुख्य मार्ग पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा, जिससे जय स्तंभ से गांधी चौक जाने वाले मुख्य मार्ग देशना आभूषण के सामने लगभग 2 घंटे तक 3 मंजिल ऊंचा पानी का फव्वारा निकलता रहा। आने जाने वाले लोगों को पानी में भीगते हुए काम पर जाना पड़ा। वहीं कुछ मोटरसाइकिल सवार भी पानी से हुई कीचड़ में फिसल गए। सुबह स्कूल में जाने वाले कई बच्चों भी भीगते हुए स्कूल पहुंचे। आसपास दुकानदारों की दुकान पर पानी भर जाने के कारण दुकानदारों को भी नुकसान हुआ। नगर पालिका में शिकायत के बाद भी 2 घंटे तक पानी फैलता रहा। दरअसल मिनी स्मार्ट योजना के तहत नगर में कई जगह सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। देशना आभूषण भंडार के सामने सीसी का कार्य करते हुए जेसीबी द्वारा खुदाई करने पर पूर्व में जमीन के नीचे डाली गई जल सप्लाई की पाइप लाइन फूट गई। सुबह 7 बजे जल सप्लाई की लाइन चालू करते ही हजारों गैलन पानी फव्वारे के रूप में सड़क पर फैलने लगा, जिसके चलते वहां से निकलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आसपास की दुकानों के तलघर में भी कमर कमर तक पानी भर गया, जिससे दुकानदारों ने आर्थिक हानि होने की बात कही है।
दुकानदारों के अनुसार शिकायत करने के बाद भी 2 घंटे तक अपनी इसी तरह निकलता रहा। 2 घंटे बाद नगर पालिका द्वारा सप्लाई बंद कर पाइपलाइन रिपेयर की। वहीं नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन को रिपेयर कर दोबारा जल सप्लाई बहाल कर दिए जाने की बात कही है। बाइट नवीन कुमार जैन, पीड़ित दुकानदार। जिले की पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान में पुलिस को 4 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नौरोजाबाद थाना अंतर्गत कोरेक्स और गांजे के अवैध परिवहन में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में नौरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस ने ग्राम नरवार निवासी धन कुमार पिता रामशरण वैष्णव उम्र 28 वर्ष एवं अफसर पिता सुअनवर अली उम्र 38 वर्ष निवासी कंचमपुर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से 150 शीशी कोरेक्स एवं करीब 2 किलो से अधिक गांजा की जब्ती बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को बुधवार को सम्मानीय न्यायालय में पेश करेगी। इस मामले में आरोपियों के पास से 2 बाइक भी जब्त की गई है, जो अवैध परिवहन के दौरान आरोपी इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें, अभी 4 दिन पूर्व शनिवार को कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे की बिक्री में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब 4 दिन बाद बुधवार को नौरोजाबाद पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि अफसर अली, जो कि कंचनपुर का निवासी है, ये गांजा और नशीली दवाओं का धंधा करता है और इसी को कुछ सामान देने के लिए नरवार निवासी धन कुमार जो है वो गांजे और नशीली दवाओं का खेप लेकर के आने वाला है। इसी सूचना की तस्दीक कल दिनांक को की गई और परसेल स्कूल मोड़ के पास से दोनों को ही गांजे के साथ पकड़ा गया और धन कुमार से गांजा और अफसर अली के बताए अनुसार उसके घर से 150 नग शीशा। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित लालघाटी थाने पर हिंदूवादी संगठन ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि ज्योति नगर से एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर गैर हिंदू युवक अपने साथ लेकर फरार हो गया, जिस पर लालघाटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन पास्को एक्ट जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने लालघाटी थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद एसडीओपी थाना लालघाटी पहुंचे और हिंदूवादी संगठनों से बात की और कहा कि आरोपी युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद ही अन्य धाराएं लगाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अनूप किरकिरे ने बताया कि देर शाम को एक मुस्लिम युवक शहर की एक नाबालिग हिंदू युवती को लेकर फरार हो गया। इसके बाद लालघाटी थाने पर परिजन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एसडीओपी और टीआई के साथ बैठक में उन्होंने अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वहीं थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों ने थाने पर हंगामा किया था, लेकिन उनसे चर्चा कर मामले को शांत कर दिया गया है। फिलहाल गायब हुई नाबालिग लड़की और आरोपी युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मिलने के बाद ही उन पर अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। ज्योति नगर शाजापुर के निवासी एक नाबालिग बच्ची जिसकी आयु 17 वर्ष है, उसको एक गैर हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसलाकर उसके माता पिता के कहे अनुसार, उनके माता पिता का कहना है कि हमारी बच्ची को एक मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसलाकर ले गया। बच्ची नाबालिग थी। तुरंत यहाँ की पुलिस ने, लालघाटी पुलिस पर कार्रवाई करते हुए उस लड़के के ऊपर एफआईआर की, किंतु जब लड़की नाबालिग है तो नाबालिग होने पर जो लड़की के अधिकार हैं, हम जानते हैं कि 2012 निर्भया कांड के पश्चात एक पास्को एक्ट बना था, जिसमें नाबालिग के खिलाफ अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो पास्को एक्ट के तहत। हमारे पास में एक नाबालिग के अपहरण के संबंध में प्रकरण आया था, जिसको थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 363 के तहत और आरोपी और बच्ची की भी तलाश जारी है। कुछ अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं, अतिशय देर उनकी दस्तयाबी हो जाएगी। सर, कुछ हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, हिंदू समाज के कुछ लोग आए थे। वो चाह रहे थे कानूनी रूप से जो धाराएँ इसमें बढ़ती है वो बढ़ाने की कह रहे थे। निश्चित रूप से ऐसी लड़की दस्तयाब होगी, उसको बनाने के बाद वो सभी धाराएँ जो पास्को एक्ट में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। भले ही सरकार मनरेगा योजना चलाकर बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रही हो, लेकिन इस दौर की बढ़ती महंगाई मनरेगा से मिलने वाली 221 रुपये की मजदूरी बेरोजगारी खत्म करने में कोई खास असर डालती नजर नहीं आ रही है। मजदूरी के सही दाम न मिलने से आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों पर पलायन का सिलसिला जारी है। वहीं से लेकर बुधवार को बड़वारा जनपद क्षेत्र के कई दर्जनों महिलाएं मजदूर अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के पदाधिकारी
छोटू कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों महंगाई 7वें आसमान पर है और सरकार मनरेगा की मजदूरी नाम मात्र की दे रही है, जिससे मजदूरों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी मांग कि हमारी मजदूरी का दाम बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया जाए, साथ ही रोजगार देने की गारंटी भी दी जाए। इसके अलावा भूमिहीन आदिवासी परिवारों को जीवन यापन के लिए भूमि का आवंटन कराया जाए। मजदूर महिला जानकी बाई ने बताया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मनरेगा योजना ही हम महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन उचित दाम न मिलने एवं निश्चित समय तक कार्य न मिलने के कारण जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए एवं एक निश्चित समय के लिए रोजगार मुहैया कराया जाए।